नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इंडियन पॉलिटी का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ में जो है हमने इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो इंडियन पॉलिटी का जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हो वो भी, और साथ में जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है उसका भी। तो आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। आप लोग इसमें जो है पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके पहले भी देखिए जो भी सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर करा दिए आपके, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का भी, और फिजिक्स का भी हमने जो है इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ में पीडीएफ भी हमने पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और साथ में आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका जो रिमेनिंग पोर्शन और रह गए हैं आपके जो सब्जेक्ट है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू आपको हम कॉन्सेप्ट उनका वहीं पे आपका क्लियर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए जो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, तो ये जो है पार्ट 18 में दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 के बीच में ये सारे दिए हुए हैं इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। तो देखिए ये वो प्रोविजंस होते हैं कि इनसे इनके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, तो इनके ऊपर में ये पावर आ जाती है या फिर इनको अथॉरिटी हो जाती है कि वो जो है अगर कंट्री में कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन अगर अराइज होती है या फिर कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, तो उसको जो है इफेक्टिवली जो है टैकल कर सके। तो देखिए इमरजेंसी के जो प्रोविजंस ये सारे जितने भी होते हैं आपके, तो ये आइदर बहुत सारे कंडीशंस के बेसिस पे होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है यहाँ पे 3 टाइप्स के दिए हुए हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग, कि कब कब जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या कंडीशन जो है क्या होते हैं उसके बेसिस पे इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो पहला है दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में ये मेंशन किया गया हुआ है। फिर दूसरा आपका है प्रेसिडेंट्स रूल। तो ये है आपका प्रेसिडेंट रूल, इसको बोलते हैं हम लोग कि जो स्टेट के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल लगती है, यानी कि जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी जो होती है वो फेलियर हो जाती है, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन किया गया है इसके रिगार्डिंग। फिर तीसरा आपका है जो इमरजेंसी है, वो टाइप है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आर्टिकल नंबर 360 में मेंशन किया गया हुआ है। तो ये तीनों जो इमरजेंसी है, और कौन सा आर्टिकल नंबर किस में मेंशन किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेशनल इमरजेंसी की हम बात करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 352 में ये मेंशन किया गया नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, तो देखिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो पावर होती है, यानी कि जो होती है अधिकार, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये उस कंडीशन में लगाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी कि सिक्योरिटी जो है कंट्री का, अगर वो जो है थ्रेटनिंग हो जाती है, या फिर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पार्ट है इंडिया का, कोई भी एक रीजन है जहाँ पे मान लीजिए कि जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट में आ चुकी है, तो उस कंडीशन में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वार हो जाए किसी फॉरेन कंट्री के साथ में, या फिर और कोई अदर नेशन के साथ में, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, और साथ में कोई अगर आर्म रिबेलियन हो जाती है। ये 3 तरह के जो सिचुएशंस दिए गए हैं, मतलब कि जो कंडीशंस दिए हुए हैं कि इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तो ये 3 कंडीशन के अंदर में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे भले ही प्रेसिडेंट के द्वारा ये लगाई जाती है, लेकिन इसके पीछे जो है कैबिनेट का फैसला होता है, और साथ में जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए लगाने के लिए। तो उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए जो इमरजेंसी अगर लगाई जाएगी, नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का ये तो पूरे अगर इंडिया में लगाई जा सकती है, या तो फिर इंडिया के कोई अगर पार्ट है, यानी कि कोई रीजन है, कोई एक स्टेट पर्टिकुलर या कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, तो वहाँ पे भी लगाई जा सकती है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशंस की कैसी है। तो नेशनल इमरजेंसी की देखिए जो बात होती है आपके यहाँ पे, तो इनिशियली इसका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी था, एक थर्ड ग्राउंड रखा गया था प्रोक्लेमेशन करने का नेशनल इमरजेंसी का। लेकिन इस एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा मतलब कि जो है और ज़्यादा इतना भद्दा बना दिया गया था उस समय जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था। तो उसके बाद से इसमें चेंजेस किए गए थे। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो थी, तो इसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद जो है इसको सब्स्टिट्यूट करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया, जबकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे पहले, लेकिन इसके जगह पे आर्म रिबेलियन कर दी गई थी। तो ये आप लोग याद रखना है इसको।
अब यहाँ पे देखिए जो नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज की जाती है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके पास अधिकार होते हैं डिक्लेयर करने का, लेकिन इसके लिए जो है पहले कैबिनेट का फैसला होता है और साथ में पार्लियामेंट की इसमें जो है अप्रूवल होती है, और इसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक के लिए जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है अगर एक बार ये पास हो जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखिए जो प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का, तो ये जो है दोनों सदन जो होते हैं हाउस के, यानी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से अप्रूव्ड होने चाहिए। और ये देखिए जैसे जब भी इशू किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी तो विद इन 1 मंथ के अंदर में अप्रूवल होना चाहिए दोनों हाउस के, अदरवाइज जो है ये फिर वैलिड नहीं रहेगी। अब मान लीजिए अगर दोनों हाउस से अगर ये अप्रूव्ड हो जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, तो इमरजेंसी जो है तो वो कंटिन्यू रहेगा फॉर 6 मंथ के लिए। तो ये आप लोग याद रखना, ये ड्यूरेशन आपसे पूछा जाता है कि अगर एक बार अप्रूव्ड हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो इमरजेंसी जो है कितने समय तक कंटिन्यू रह सकता है, तो वो 6 मंथ तक का ये समय दिया हुआ है। और फर्दर मान लीजिए कि इसको फिर से अगर और एक्सटेंड करना होगा, यानी कि इसे जो है अगर और भी इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना होगा, तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा हर एक 6 मंथ के बाद से। तो इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट तो इस तरीके से अभी तक देखिए कोई है नहीं कि कितना साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन अप्रूवल होता है कि हर एक 6 साल, हर एक 6 मंथ के अंदर में जो है अप्रूवल करनी होती है पार्लियामेंट का। अगर 6 मंथ जो है पूरा हो गया है इमरजेंसी लगाई हुई, तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए कि आगे इसको कैरी आउट करना है कि नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड हो जाती है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो रिलेशन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, या फिर जो स्टेट की जो पावर होती है तो वो क्या होती है, या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है तो वो क्या होती है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के समय। अब देखिए मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड हो चुकी है तो इस समय जो है जितने भी जो पावर होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जो फैब्रिक होती है सेंटर स्टेट रिलेशन का, तो वो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं इसमें। अब इसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या जैसे चेंजेस होते हैं आपके। तो आप जो है इन 3 हेड्स में पढ़ सकते हैं इनको, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर और जो फाइनेंशियल पावर होते हैं। तो इन सभी मैटर पे जो है क्या क्या जैसे अधिकार किन के पास होती है, या फिर कौन जो है इसके ऊपर में जो भी लेजिस्लेट करना होगा तो कर सकती है। तो अब इसमें देखिए एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला आपका है जैसे एग्जीक्यूटिव का। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है आपका यहाँ पे, तो ये जो है पूरे कंप्लीट कंट्रोल आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि स्टेट के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर उस समय नहीं रहती है। यानी कि जो भी अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस अगर लिए जाते होंगे तो वो सारा का सारा सेंटर के द्वारा लिया जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पावर होते हैं तो वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में आ जाती है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका इसमें लेजिस्लेटिव पावर है। तो जो लेजिस्लेटिव के इस समय इमरजेंसी के समय जो है तो पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पूरी तरीके से इम्पावर हो जाती है, यानी कि उसके पास पावर आ जाती है कि वो जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई भी सब्जेक्ट अगर मेंशन किए गए हैं तो उसके ऊपर में जो है लेजिस्लेशन वो या फिर जो है लॉ वो बना सकती है। तो स्टेट के पास जो है कोई पावर नहीं रहती है। अगर कोई भी प्रोविजन स्टेट लिस्ट के अंदर में दिए गए हैं तो ये जो है पार्लियामेंट के पास ये अधिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा इसमें दिया हुआ है फाइनेंस। तो देखिए फाइनेंस से रिलेटेड मतलब कि जितने भी जो फंड ट्रांसफ़र करने होते हैं आपके जैसे सेंटर से स्टेट के ऊपर में, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है ये आइदर व्हाट यू रिड्यूस कर सकते हैं या तो वो उनको कैंसिल भी कर सकता है। जैसे फंड जो ट्रांसफ़र होती है सेंटर से स्टेट को, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जो है उनको कैंसिल कर सकते हैं, ताकि जो है कंट्री जहाँ पे फोकस कर रही है इमरजेंसी के समय, मान लीजिए अगर वार हो रही होगी तो उस समय जो फाइनेंसेस होंगे तो उस समय जितने भी फाइनेंस होंगे तो वो उसी एरिया में स्पेंड किए जाएंगे। क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी के समय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये बात हो जाती है, मेन ऑब्जेक्टिव हो जाती है किसी भी हालत में है जो भी सिचुएशन अराइज हुआ है तो उसको टैकल करना। उसके लिए चाहे भले ही सबका अगर जैसे पेंशन और सैलरी जो रहता है वो भी अगर रोक के अगर देना दिया है तो ये भी किया जा सकता है, या कम किए जाना हो तो वो भी किए जा सकते हैं। क्योंकि उस समय जो अटमोस्ट जो इम्पोर्टेंस हो जाता है किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना, या फिर वार अगर हुई हुई है तो वार को जितना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो उस कंडीशन में जितने भी फाइनेंसेस होते हैं तो वो सारा का सारा जो है एक तरफ शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। तो ये सब सारे चीज़ दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। फिर दूसरा देखिए इसमें है कि जैसे अगर इमरजेंसी लगती है नेशनल इमरजेंसी का, तो उस समय जो लोकसभा
और जो स्टेट असेंबली के जो भी उनके जो भी ड्यूरेशंस होते हैं उनके, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा की ड्यूरेशन 5 ईयर का होती है, उसी तरीके से स्टेट असेंबली की भी जो ड्यूरेशन होती है इनकी, एक बार जैसे इलेक्शन हो गया, कोई मेजोरिटी पार्टी आती है तो वो 5 साल तक बन रहता है जब तक उनकी मेजोरिटी रहती है। तो लेकिन इमरजेंसी के समय अगर प्रोक्लेमेशन अगर इम्पोज हुई है तो इस समय देखिए जो लाइफ होती है लोकसभा का, तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है उसके जो नॉर्मल टेन्योर होते हैं, यानी कि जो 5 साल की जो टेन्योर रहती है उनको, तो उनको जो है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास करके इसे 1 साल तक और बढ़ा दिया जा सकता है। अब इसमें देखिए इसमें कोई भी लेंथ का टाइम हो सकता है आपका, यहाँ पे ये 1 ईयर का जैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, और फर्दर और करना होगा तो वो भी किया जा सकता है यहाँ पे। और वहीं पे देखिए दूसरा हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है तो सबसे ज़्यादा देखिए कि इसी के ऊपर में फोकस किया गया था कि फंडामेंटल राइट जो है किसी भी तरीके से ये हनन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स का। लेकिन अगर इमरजेंसी अगर इम्पोज्ड हुई रहती है तो उस समय जो है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में भी जो है सारे अधिकार ये चले आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि जो इनका सस्पेंशन नहीं होती है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। तो आर्टिकल नंबर 358 में ये मेंशन आपका किया गया है कि विद द डीलिंग विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज द गारंटेड बाय द आर्टिकल नंबर 19। तो इसमें देखिए जैसे आर्टिकल 359 में डील्स ये करता है आपका यहाँ पे कि जैसे जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपके होंगे तो वो सारा का सारा जो है तो वो जो है सस्पेंड किए जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 में मेंशन किया गया आपका, तो इनको जो है ये नहीं किया जा सकता है उनको, यानी कि इनको सस्पेंड नहीं किया सकता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है कि अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड है तो उस समय जो है तो सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो वो सारे जो है डिक्लेयर जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं उस समय। और एक्सेप्ट आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो कि आपका इसमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आपका इसमें है, जो कि आपने स्टडी किया होगा पहले भी आपने फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, और मोस्टली इसमें जो आपका रहता है दैट इज आर्टिकल नंबर 19। तो ये जो आपका इसमें आपने देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये जो है ये पूरी तरीके से सस्पेंड कर दी जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगले आपका है कि जैसे प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी की गई है नेशनल इमरजेंसी का अंडर आर्टिकल 352, तो अभी तक टिल नाउ जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया हुआ है तब से जो है अभी तक मात्र 3 टाइम जो है इम्पोज किए गए हुए हैं। तो कब कब किए गए हैं तो ये डेट भी आप लोग याद रखना। तो फर्स्ट जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज की गई थी, प्रोक्लेमेंट की गई थी इसकी, तो वो है आपका 1962 में ड्यूरिंग द चाइना का जो वार हुआ था इंडिया के साथ में। तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, ये फर्स्ट इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। फिर सेकेंड जो डिक्लेयर किया गया था नेशनल इमरजेंसी का तो वो किया गया था 1971 को, जो इस समय इंडिया और पाकिस्तान का उस समय डिक्लेयर वार हुआ था, डिक्लेयर हुई थी उस समय हुई थी सेकेंड टाइम्स। फिर उसके बाद थर्ड टाइम जो है प्रोक्लेमेशन की गई थी नेशनल इमरजेंसी का, तो वो 1975 को की गई थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे। तो ये 3 टाइम जो है अभी तक किए गए हैं नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किए गए इंडिया में। तो ये तीनों डेट आप लोग याद रखना। फिर आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड टाइप का जो इमरजेंसी है दैट इज दी प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए ये किस ग्राउंड के बेसिस पे इम्पोज किए जाते हैं प्रेसिडेंट रूल, तो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो देखिए आर्टिकल नंबर 355 में ये मेंशन किया गया हुआ है कि जो सेंटर जो होते हैं तो ये ड्यूटी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है वहाँ का जो गवर्नमेंट है एवरी स्टेट का, तो वो जो है चले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिए गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करना होगा। अगर इनमें से मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है अगर फेलोर हो जाती है, यानी कि वो जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर वो फेलोर हो जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर जो है तो ये उनके ऊपर में एक्शन, स्टेट के ऊपर में एक्शन ले सकती है। यानी कि सेंटर के पास ये अधिकार होता है कि वो जो है उनके स्टेट के अंदर में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जैसे ड्यूटी होती है यहाँ पे कि जैसे सेंटर जो है वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट जो होती है स्टेट का तो वो अपने अंडर में ले सकती है अंडर आर्टिकल 356। अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है स्टेट का अगर वो फेलोर होती है तो इसी को पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो है इसके लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल होनी चाहिए और इसका भी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है कि वो भी जो है कितना ड्यूरेशन तक लगाई जा सकती है। तो प्रोक्लेमेशन करने के लिए देखिए जो प्रेसिडेंट रूल के लिए जो है दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के तो दोनों से अप्रूवल वहाँ से चाहिए। आप इसके लिए भी देखिए जैसे 2 मंथ का समय रहता है यहाँ पे कि जब से इशू किया गया है वहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगाई इशू की गई है कि यहाँ पे लग सकती है तो उसके लिए जो है विद इन 2 मंथ्स के अंदर में अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का दोनों हाउस से।
अब मान लीजिए अगर ये अप्रूव हो जाता है दोनों हाउस से, तो जो हाउस है मतलब जो पार्लियामेंट है, तो इसको वहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट रूल कोई भी स्टेट में लगाना होगा तो वो कंटिन्यू रहेगा 6 मंथ तक के लिए। और ये जो है मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि कितना समय तक जो मैक्सिमम है कि प्रेसिडेंट रूल लगाई जा सकती है, तो वो अप टू 3 ईयर्स तक के लिए दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और बीच बीच में जो है अप्रूवल इसमें करनी रहती है, दैट इज हर एक 6 मंथ के बाद जो है अप्रूवल करनी रहती है पार्लियामेंट का कि आगे जैसे प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जैसे 3 पीरियड मतलब 3 ईयर्स तक का है कि मतलब मैक्सिमम जो 3 ईयर्स तक लगाई जा सकती है। और बीच में एक बार अगर जैसे लगी हुई है तो उसको कंटिन्यू कब तक रहेगा, तो 6 मंथ तक रहेगा। फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, फिर अगर पास हुआ तो फिर से 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लीजिए कि फिर भी सिचुएशन हैंडल में नहीं आता है, मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हुई अगर वो कंट्रोल में नहीं आता, तो फिर से जो है पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर से 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये अप टू 3 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे प्रेसिडेंट रूल लगती है किसी भी स्टेट के अंदर में, तो इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं। तो इस समय देखिए जब प्रेसिडेंट जो लगती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पूरे तरीके से पावर मतलब उनके हाथ में आ जाती है, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं और जो भी पावर होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। और गवर्नर के जो भी मान लीजिए कि उनके पास जो भी पावर होती है जो वेस्टेड करती है, या फिर और भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं स्टेट के, तो वो सारे के सारे जो है तो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है सारे एक्शन किए जाएंगे वहाँ पे। यानी कि प्रेसिडेंट अपना जो भी ऑर्डर देंगे वहाँ पे कराने के लिए, तो वो सारे के सारे जो है तो उनके नाम से किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ में देखिए जैसे जो पावर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो सारा का सारा जो है तो वो एक्सरसाइज किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं ये सारे चीज़। फिर नेक्स्ट देखिए जो थर्ड टाइप का इमरजेंसी है, तो वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 360 में मेंशन किए गए हुए हैं। तो इसके लिए क्या ग्राउंड्स होते हैं डिक्लेयर करने के लिए, तो आर्टिकल नंबर 360 में ये मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जैसे प्रेसिडेंट के पास ये इम्पावर होते हैं, वो इम्पावर होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। अगर उनको लगे यानी कि वो अगर सेटिस्फाई होते हैं कि सिचुएशन मान लीजिए कंट्री के अंदर में ऐसा अराइज हो चुका है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अपने कंट्री का, फिर जो क्रेडिट है कंट्री का, तो वो जो है 310 में आ चुकी है। यानी कि इस समय ऐसी क्राइसिस आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जैसे मान लीजिए सैलरी देने के लिए पैसे न रहते या फिर जो जो भी फंड रहते हैं तो उनके पास पर्याप्त फंड नहीं रहते हैं, जैसे कि कैरी आउट किया जा सके जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं और भी सारी चीज़ जो भी मतलब मान लीजिए योजना बनानी होती है, तो उस समय जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसके लिए देखिए पार्लियामेंट के भी अप्रूवल चाहिए और इसके लिए क्या ड्यूरेशंस होते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर जैसे डिक्लेयर करना होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जिस दिन से ये इशू किया गया हुआ हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, तो उसके बाद से जो है मतलब कि 2 मंथ्स के अंदर में जो है अप्रूवल होना चाहिए दोनों हाउस से, अदरवाइज जो है ये फिर इफेक्ट में नहीं रहेगा। अब एक बार जैसे मान लीजिए अप्रूव हो जाता है दोनों हाउस से पार्लियामेंट के द्वारा, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है तो ये जो है इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू आपका रह सकता है। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दिए गए हैं कि कब तक ये रह सकता है। यानी कि आपने देखा था कि जैसे आपका पहले था नेशनल इमरजेंसी और साथ में जो प्रेसिडेंट रूल था, तो उसमें आपने देखा था कि 6 मंथ तक वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो गया है ये, तो ये जो है इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसे हटा नहीं दिया जाता है। तो इससे हम दो चीज़ पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि पहला इसमें यह है कि इसमें कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि ये जो है कब तक, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार इम्पोज हुई है तो ये कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसके साथ में देखिए दूसरा यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि रिपीटेडली जो है पार्लियामेंट का इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये अगर कंटिन्यू आगे करना हो तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं पड़ती अगर एक बार ये इम्पोज हो चुकी है तो, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, मैक्सिमम पीरियड दिया ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। फिर उसके बाद दूसरा आपका इसमें है कि जैसे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तो इस समय जैसे ये प्रोक्लेमेशन अगर एक बार हो जाती है तो इसको हटाने के लिए, रिवोक करने के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होती है कि वो एनी टाइम ये कभी भी किसी भी समय इसको हटा सकते हैं, यानी कि इसको रिवोक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कोई भी जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर में रहता है कि वो कब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज किए हुए तो उसको वो रिवोक कर रहे हैं। हालांकि देखिए इसके लिए पीछे भी जो कैबिनेट का जो फैसला होता है तो उन्हीं के ऊपर ये एक्ट करते हैं
अब फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सिचुएशन अराइज होते हैं कि इसमें जो है जो सैलरी होते हैं तो उसमें भी डिडक्शन किए जा सकते हैं, जो भी इम्प्लॉई होते हैं गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी रहते हैं, तो या फिर जो पेंशन जो दिया जाता है तो उसमें भी रिडक्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि इस समय ये सारे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो पूरी तरीके से वो जो है चरमरा जाती है देश की। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ पहला इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इक्विप्ड प्रेसिडेंट टू इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जैसे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के तहत जो है कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है कि वो जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं पूरे इंडिया में या फिर वो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट हो इंडिया का। तो ये जो है आपका जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होती, तो इसके तहत जो है ये प्रेसिडेंट के ऊपर में उनको ये अधिकार दिया गया था, उनको पावर दी गई थी कि वो जो है इंडिया का पूरे कंट्री में या फिर जो है कोई भी पार्ट हो इंडिया का तो वो जो है इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये की गई थी। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि इफ द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव। तो वो कितने समय तक जो है इफेक्टिव में रहेगा अगर एक बार जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा इम्प्रूव जो है अप्रूव कर दी गई है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है 6 मंथ तक ये कंटिन्यू रहेगा। एक बार अगर इसे अप्रूवल कर दिया गया हो तो अब फिर से कंटिन्यू रखना होगा तो फिर से पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो कितना समय रहता है इसमें, दैट इज 6 मंथ का रहती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड इन द केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म रिबेलियन। तो ये तीन कंडीशन आपने देखा था कि जैसे जो वार हो जाए या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म रिबेलियन हो जाए तो इस केस में जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में ये मेंशन किया गया हुआ है कि इन सारे सिचुएशन में जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 352 मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ये दैट इज नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया गया आपका। और बाकी 356 जो है आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में है और 360 जो है नेशनल इमरजेंसी को डील करती है, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी को ये डील करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डू नॉट गेट एबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी अगर एक बार जैसे ये लगी हुई है तो उस समय जो है कौन सा फंडामेंटल राइट जो है कि एबॉलिश नहीं किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, यानी कि इसके लिए जो है अगर इसको भी अगर इम्पोज कर यानी इसको भी सस्पेंड करना होगा तो इसके लिए फिर से प्रोविजंस कुछ दिए जाते हैं। ऑटोमेटिकली ये जो है अपने आप ये नहीं होगा, यानी कि एबॉलिश ये नहीं होगा अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इस समय देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि दैट इज आर्टिकल नंबर 20 जो कि आपका है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, और दूसरा आपका था आर्टिकल नंबर 20 दैट इज राइट टू लाइफ जो है। तो ये ऑटोमेटिकली एबॉलिश नहीं होती है जैसे इमरजेंसी अगर लगती है तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया आपका आर्टिकल 19A, आर्टिकल नंबर 20B में दिया हुआ, आर्टिकल 21C में दिया हुआ है। तो आपका इसमें 20 और 21 हो जाएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो ये दो आर्टिकल है कि जो जो है मतलब कि इनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली एबॉलिश नहीं होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और बाकी जैसे आर्टिकल नंबर 19 आपका है तो ये इसमें मेंशन किया गया आपका दैट इज दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये तो पूरी तरीके से जो है सस्पेंड कर दी जाती है नेशनल इमरजेंसी के समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें से ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन तो इस समय जो फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में जो मेंशन किया गया था ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दी जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन बी में द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो अब देखिए चाहे वो नेशनल इमरजेंसी वो किसी भी बेसिस पे अगर लगी रहती है तो उस समय आर्टिकल नंबर 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दी जाती है। वो इसके लिए कोई ये नहीं है कि वार होना चाहिए या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है दैट ऑप्शन बी जो है आपका ये इसमें ट्रू आपका नहीं दिया हुआ है, तो दैट इज यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट ऑप्शन बी आपका सही इसमें है। फिर उसके बाद सी देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्शन भी और भी आप यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव्स व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज ओवर। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी अगर ओवर हो जाती है तो उस समय जो है आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली वो रिवाइव हो जाती है। तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट सही आपका दिया हुआ है, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी जब तक रहती है तब तक ही जो है आर्टिकल 19
जो है वो सस्पेंड रहती है। जैसे ये खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो वापस अपना पुराना जो स्थिति था उसका, मैंने कि जो फ्रीडम एक्सप्रेशन जो भी पर्सन्स के थे तो वो वैसे ही रहेगा उनका। फिर डी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इन्फोर्स्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्टिकल 19 आर रिपील्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। तो अब देखिए जैसे ये दिया आपका यहाँ पे कि नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज कर दी जाती है यहाँ पे तो फंडामेंटल अंडर आर्टिकल जो है तो वो अगर रिपील कर दिया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही इसमें दिया हुआ है कि अगर इन्फोर्स किए गए नेशनल इमरजेंसी तो जो आर्टिकल नंबर 19 आपका है तो इसको जो है रिपील किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा भी। तो ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पे कि सिचुएशन उस समय क्या अराइज हो रही होगी। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये जो उनके पास ये एम्पावर्ड रहती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन जो इसमें स्टेटमेंट आपका जैसे दिया हुआ है बी जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये रॉन्ग आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे इसमें दिया था आपका कि इट कैनॉट बी सस्पेंड इन द केस ऑफ नेशनल इन द बेस ऑफ आर्म्ड रिपेलियन। तो ये कभी भी किया जा सकता है ऑटोमेटिकली जो है आपका नेशनल जैसे ही लगा नेशनल इमरजेंसी तो उसी समय जो है 19 कोई भी सिचुएशन हो तो वो आपका इम्पोज वो जो है मतलब सस्पेंड किया ही जाता है वो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो नेशनल इमरजेंसी जो है तो अभी तक कितने बार इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंडिया में। तो आपको मैंने बताया था कि 3 टाइम्स अभी तक ये हो चुके हैं। तो पहला था 1962 में, दैट इज इंडिया चाइना का जब वॉर था उस समय। फिर 1971 में ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय। और फिर 1975 में। तो ये इस समय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो रीजन दिए गए थे तो ये थ्री टाइम जो है इम्प्लीमेंट किए गए थे नेशनल इमरजेंसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका आपका हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी जो हम लोग आगे भी जो और सब पोर्शन रह गए हैं इसके तो वो हम आपका जल्दी फिनिश करा देंगे। और हमने देखिए इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसमें क्या पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जितना हमने कराया वो भी और साथ में जो भी रिमेनिंग है वो भी। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।